हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। लगातार आप भूगोल की क्लासेस अपनी देख रहे होंगे, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि अब क्लासेस अच्छे से रन कर रही है और धीरे धीरे हम और स्पीड मोड में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत कम समय बचा हुआ है। लगभग हम अपने सेमेस्टर के मिड टाइम में पहुंच चुके हैं। तो अब तक हमें लगता है कि हम अपने सब सिलेबस के भी मिड में हमें पहुंच जाना चाहिए था। इसलिए हम अपनी भी स्पीड बढ़ाएंगे और आपको भी एक सजेस्ट करेंगे कि आप भी अपने पढ़ाई को और थोड़ा सा तेजी से पकड़ लीजिए। तो आज की क्लास इसी तरह से हम शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको पृथ्वी के जो बल हैं, अंतर्जात बल और जो बहिर्जात बल हैं, उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने थोड़ा बताया था आपको कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसी से संबंधित आज की क्लास होगी अंतर्जात बल और वलन के प्रकार इसमें हम ऐड करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि अंतर्जात बल वो बल होता है जो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में लगता है। लेकिन ये जो बल है, ये दो प्रकार से भी काम करता है। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप में काम करता है। आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अगर समझ रहे होंगे कि तो क्षैतिज होता है जो ऐसे होता है, और ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से। जो बल क्षैतिज अवस्था में लगता है वो क्षैतिज संचलन का बल होता है, और जो बल इस प्रकार से लगता है उसे हम ऊर्ध्वाधर संचलन बल के नाम से जानते हैं। उसे हम ऊर्ध्वाधर उसे हम ऊर्ध्वाधर संचलन बल के नाम से जानते हैं। जो लंबवत लगता है वही हमारा ऊर्ध्वाधर बल होता है, और जो क्षैतिज लगता है वो क्षैतिज संचलन बल के रूप में ही आता है। ये जो बल होता है वो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में लगता है, और फिर पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की चीजें निर्माण होती हैं इस बल के लगने के बाद, जैसे हो गया पर्वत, पठार, मैदानी भाग। ये सारे बल पृथ्वी पर इसी बल की वजह से ही प्राप्त हो पाते हैं। ये हमने आपको पिछली कक्षाओं में समझाया था। अब बात करें, ये बल दो प्रकार के होते हैं। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये बल दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला जो होता है वो महाद्वीप निर्माणकारी बल होता है, और दूसरा जो होता है वो पर्वत निर्माणकारी बल होता है। जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है वो क्षैतिज बल लगता है, और लेकिन जो महाद्वीपीय निर्माणकारी बल होता है वो लंबवत लगता है। अगर हम बात करें ये बल जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो आकस्मिक संचलन बल होता है, यानी कि जो अचानक से लग जाए, वो बल होता है आकस्मिक वाले में। अब अगर हम बात करें तो भू संकलन, ज्वालामुखी, ये सारी चीजें जो हैं वो आकस्मिक बल की वजह से हो पाती हैं। हाँ, हालांकि इनका जो प्रोसेस है वो काफी समय से चल रहा होता है, लेकिन इनका जो परिणाम, इनका जो निष्कर्ष निकलता है वो बहुत ही आकस्मिक होता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही विनाशकारी बल की श्रेणी में आते हैं, जो भी आकस्मिक संचलन बल होते हैं। इसके साथ ही दूसरा होता है पटल विरूपणी संचलन। ये जो बल होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत ही धीमी गति से क्षैतिज और लंबवत लगता है, और ये क्षैतिज और लंबवत दोनों के रूप में कार्यरत होता है। अगर हम बात करें तो इससे ये जो बल होता है वो बहुत धीमी गति से लगता है, मतलब इसका जो प्रोसेस चल रहा होता है वो निष्कर्ष इसका हर कोई अंदाजा नहीं लगा पाता है। अब अगर हम बात करें तो जब आप किसी महाद्वीप को बनते देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये बहुत ही महाद्वीप बन गया है, लेकिन ये बना कैसे, कब बना, कितनी समय अंतराल में बना, ये आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसलिए इनको दो श्रेणी में बांटा गया है, एक आकस्मिक और एक पटल विरूपणी संचलक बल, जो कि बहुत धीमी गति से लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज पृथ्वी पर रह रहे हैं तो कल को आपको न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी कि यहाँ पर एक टीला उत्पन्न हो गया, इस समुद्री क्षेत्र में एक टीला उत्पन्न हो गया। तो आप इसमें बिल्कुल भी मतलब आश्चर्यजनक मत होइएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं ये पृथ्वी पर कभी भी कहीं पे भी हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ऐसी कई सारी हलचलें लगातार होती रहती हैं, जिससे पर्वत निर्माण या महाद्वीप निर्माण की क्रियाएं होती ही रहती हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो बल हमने आपसे कहा कि पटल विरूपणी बल, संचलन बल, ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी जो महादेशीय संचलन
होते हैं, इनको एक पहला जो बल होता है वो महादेशीय संचलन के नाम से जाना जाता है। इस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण होता है, क्योंकि हमने आपसे कहा कि इसके पहले जो पटल विरूपणी बल है, ये महाद्वीप और समुद्री जो क्षेत्र हो, महाद्वीप और पर्वत दोनों के निर्माण में काम करता है। तो इसी में जो महादेशीय संचलन है, इसमें केवल महाद्वीपों की संरचनाएं होती हैं, महाद्वीपों का निर्माण होता है, इसी का उत्थान होता है और इसी का निर्गमन होता है। यही सारी क्रियाएं इसमें संचालित होती रहती हैं महादेशीय संचलन बल में। जब महाद्वीपीय भाग या उसका कोई क्षेत्र अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है, तब उस पर जो लगने वाला बल होता है, उसी को हम कहते हैं कि ऊपरमुखी संचलन बल कहते हैं, ऊपरी मुखी संचलन बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये भूपर्पटी का कोई भाग है और नीचे से बल लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ये ऊपरी मुखी संचलन बल कहलाएगा, जो कि महादेशीय संचलन बल के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यही बल जब नीचे की तरफ लगेगा तो उसको अधोमुखी संचलन के बल के नाम से जानेंगे, या उसको अवतलन भी कहते हैं, क्योंकि जब भूपर्वटी पर ऐसा बल जब अंदर से लगे और धसाव हो जाए, इस प्रकार से धसाव हो जाए, तो उसे अधोमुखी संचलन बल या अवतलन के नाम से भी जाना जाता है। धसाव के दूसरे रूप में सागरीय जल के नीचे निमज्जन हो जाता है, जो कि जब मैं आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये क्रियाएं होती हैं, कोई भी स्थान रहे जहाँ पर धसाव हो जाए या फिर उभार आ जाए, तो इससे आसपास का जो महाद्वीप है या महासागर है, वो कभी भी इससे परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि इसका उत्थान और पतन सब एक ही स्थान पर लगातार होता रहता है। अब अगर हम बात करें पर्वतीय संचलन बल के बारे में, तो पर्वतीय संचलन शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द ओरुस और जेनेसिस से मिलकर बना हुआ है। ओरुस और जेनेसिस शब्द से बना हुआ है। ओरुस का अर्थ होता है पर्वत और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पत्ति। ये चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में क्लियर किया था। पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वतीय संचलन बल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर भाग में जो बल क्षैतिज रूप में काम करता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कौन सी बातें? कि जो क्षैतिज रूप में बल लग रहा है, वही सहायक होता है पर्वत निर्माणकारी क्रियाओं में। तो जब भी क्षैतिज बल काम करेगा, क्षैतिज रूप में पृथ्वी के अंतर्जात बल काम करेंगे, तो इस स्थिति में पर्वतों का निर्माण होता है। अक्सर जब भी कोई भौगोलिक क्रियाएं अंतर में होती रहेंगी। तो अब अगर हम बात करें ये पर्वतीय संचलन बल में, तो ये दो प्रकार के होते हैं। जब भी बल दोनों विपरीत दिशा में काम करते हैं, तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इससे तनाव से जो बल उत्पन्न होता है, उसे मूलनक बल के नाम से जाना जाता है। और इसी बल के परिणाम स्वरूप भ्रंश, दरार और चटकन, ये सारी क्रियाओं का निर्माण, ये सारी चीजें निर्मित होती हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए ये एक पटल है और दोनों साइड से इसके जब भी बल काम करेगा, तो यहाँ से भ्रंश हो जाएगा। यानी कि मैं अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, तो आप समझिए ये एक परत है और जब दोनों से विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो यहाँ पर या तो दरार पड़ जाएगी, या तो टूट जाएगा, या फिर भ्रंश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कब होता है? जब पृथ्वी के किसी परत में दोनों साइड से बल लगता है, तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं और लगभग ये चीजें कई जगहों पर देखने को भी मिलती हैं। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि जब पर्वतीय संचलन बल आमने सामने बल लगाते हैं, तो इससे चट्टानों में संपीड़न हो जाता है और इस बल को संपीड़नात्मक बल के नाम से जाना जाता है। अगर हम ऐसे एक्सप्लेन करें, तो जब दोनों एक दूसरे की ओर लगते हैं, यानी कि आमने सामने लगते हैं, यानी कि ये इतना ढीला हो जाएगा कोई भी परत, जब आमने सामने से बल लगेंगे, तो यहाँ पे ऐसे उत्थान हो जाता है। तो यहाँ पे वलन
उत्पन्न हो जाता है जब भी ऐसा बल लगता है, यानी कि जब भी पर्वतीय जो बलन है, जब भी ये पर्वतीय संचलन बल है, जब ये पर्वतीय संचलन बल है, जब ये आमने सामने लगते हैं तब संपीडनात्मक बल की उत्पत्ति होती है और इसके बाद वलन पर्वतों में बन जाते हैं। वलन जब ऐसे बनते हैं, ये हम देख रहे हैं कि जब दोनों तरफ से बल लग रहा है तो यहाँ तो उत्थान हो जा रहा है, तो ये बल वलन क्या रूप ले लेते हैं। और हम अगर देखें तो मान लीजिए ये कोई परत है, ये कोई परत है, लगातार ये कोई परत है जिसमें कोई पुरानी है, कोई नई है, क्योंकि ये परत के रूप में ही पहाड़ पाए जाते हैं। तो जब ये उत्थान इसका जब होगा, जब इसका उत्थान होगा, वलन होगा, तो वो भी इसी प्रकार होगा। एक के ऊपर वही चट्टानें पाई जाएंगी जो नीचे रहेंगी, वही चट्टानें एक सीक्वेंस वाइज, जैसे यहाँ पे नई परत है उसी प्रकार नई परत, फिर पुरानी परत है तो पुरानी परत, उसी प्रकार से इन बलों में वलन, इन परतों में वलन पाया जाता है, वलन उत्पन्न हो जाता है। अगर हम बात करें संचलन की, क्योंकि हम संचलन का नाम कई बार ले रहे हैं, संचलन पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षैतिज रूप में पर्वतीय संचलन के आमने सामने होने से जब एक विस्तृत क्षेत्र में धरातलीय भाग का उत्थान या अवनमन हो जाता है तो उसे हम संचलन कहते हैं। उत्थान आप समझ रहे होंगे, उत्थान यानी कि जब कोई स्थान उठ जाता है, और संचलन यानी कि और अवनमन यानी कि जब कोई चीज नीचे झुक जाता है। अगर हम इसी को वलन के रूप में देखें, क्योंकि वलन ऐसे होता है, तो यहाँ पे जो उत्थान वाला स्थान है उसे हम उत्थान का नाम देंगे, और जो नीचे का होगा उसे हम अवनमन का नाम देंगे। अब अगर हम बात करें अवसंचलन के बारे में, तो जब क्षैतिज संचलन के कारण धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, तो वो अवसंचलन के नाम से जाना जाता है। और इसी की वजह से गड्ढों और खाइयों का निर्माण होता है जब भी इस प्रकार का बल काम करता है। वृहत संचलन यानी कि जब क्षैतिज संचलन के कारण धरातल का हजारों किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं हजारों किलोमीटर क्षेत्र ऊपर उठ जाता है और या फिर नीचे धंस जाता है, तो तब यह वृहत संचलन के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं वलन क्या होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात बल के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाली मोड़ों को वलन कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उसमें जो अंतर्जात बल लगातार क्रिया कर रही हैं, क्योंकि जब हम पर्वत निर्माण के बारे में देखेंगे तो जो बल काम करता है वो क्षैतिज संचलन का काम करता है। ये क्षैतिज संचलन का बल जब क्षैतिज संचलन के रूप में जब बल लगता है पृथ्वी के अंदर, तो वो धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप, संपीड़न यानी कि जब बल जो है वो एक दूसरे से आमने सामने की तरफ लगता है, तो वो संपीड़न कहलाता है। संपीड़न के परिणाम स्वरूप ये लहरों के रूप में जब पड़ता है, यानी कि लहर के रूप में, यानी कि पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, और इस प्रकार से, यानी कि लहर कैसे उठती है, लहर तो ऐसे उठती है ना। तो जब इस प्रकार से चट्टानों में मोड़ उत्पन्न हो जाता है तो ये वलन का रूप लेता है और इसी को वलन कहते हैं, इसी को वलन कहते हैं। ये जो मोड़ पड़ रहा है उसी को हम वलन कहते हैं। जो इस वलन का ऊपरी उठा हुआ भाग है, इस वलन का जो ऊपरी उठा हुआ भाग है, इसे हम अपनति के रूप में जानते हैं, और जो नीचे का धंसा हुआ भाग होता है, यानी कि जो ये नीचे का हिस्सा है, इसे हम अभिनति के रूप में जानते हैं। किस रूप में? अभिनति के रूप में इसे हम जानते हैं। और जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे हम अपनति के रूप में जानते हैं। अपनति और अभिनति, ये 2 पॉइंट है जो आपको याद करके रखना पड़ेगा। वलन कई प्रकार के भी होते हैं, वैसे तो सभी प्रकार हम इसमें नहीं ऐड कर पाए हैं। हम कुछ
जो मेन इम्पोर्टेंट वलन के प्रकार हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जब भी आप एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो केवल लॉन्ग आंसर में तो वलन अकेले नहीं आएगा, बल्कि अंतर्जात बल के साथ ही वलन और वलन के प्रकार आएगा, जो कि लॉन्ग आंसर में आएगा। लेकिन शॉर्ट आंसर यानी कि 3 या 5 नंबर में जब भी आएगा तो वलन के प्रकार और वलन के लिए इतना लिखना पर्याप्त रहेगा, जो अभी आपको समझाने जा रहे हैं। सममित वलन, जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान रूप में होता है तब उसे सममित वलन कहते हैं, और ये खुले प्रकार का वलन होता है। जब क्या कह रहा है, जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान रूप में होता है तो उसे हम सममित वलन कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार ये ऊपर उठ रहा है उतनी ही ऊंचाई में जब ये नीचे भी झुक रहा होता है, हाँ, जितना ऊंचा ये उठा है उतना ही नीचे ये धंसे भी, ये दोनों एकदम पैरेलल रहे, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे ना हो, तो ये वलन जो होता है वो सममित वलन के रूप में जाना जाता है। अब अगर हम बात करें असममित वलन के बारे में, तो जब किसी वलन की एक भुज सामान्य झुकाव वाली होती है और दूसरी भुजा का झुकाव अधिक हो जाता है और वह छोटी हो जाती है, तो वो असममित वलन के रूप में जानी जाती है। यानी कि जब मान लीजिए ऊपर उठने का तरीका उसका नॉर्मल है, लेकिन जो नीचे झुकने का है वो इसके समान नहीं है, जो नीचे झुक रहा है वो इसके समान नहीं है, इससे विपरीत है। मान लीजिए और नीचे चला जाए, या मान लीजिए इतने पे ही रह जाए। ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए ये ऊंचा पे है ज़्यादा और ये थोड़ा सा ही नीचे झुके और फिर इसके बराबर चला जाए, तो ये जो वलन होता है वो असममित वलन होता है। अब अगर हम बात करें एक दिग्नत वलन की, तो जब किसी वलन की एक भुजा सामान्य झुकाव वाली होती है और सामान्य झुकाव और ढाल वाली होती है और दूसरी जो भुजा होती है उसी पर समकोण बनाती है, तो वह ढाल खड़ा होता है और ये जो वलन होता है वो एक दिग्नत वलन के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए आपका ये वलन का ऊंचा हुआ भाग है और ये यहाँ पे ऐसे यहीं पे ये समकोण बना ले, जो दूसरा आपका आ रहा है वो यहीं पे समकोण बना ले, तो ये इस प्रकार का जो वलन होता है वो एक दिग्नत वलन के अंतर्गत आता है। जो ये सारी चीजें हैं, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सारे मेन टॉपिक हैं वलन के प्रकार की, इसलिए हम इसको ऐड किए हैं। अगर आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना चाह रहे होंगे तो आप बुक से थोड़ा और मतलब अगर नोट्स और चाहिए होगा, क्योंकि फिगर वाइज अगर आप देखें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो आप बुक से थोड़ा सा रीडिंग करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब अगर हम बात करें समोन्नत वलन के बारे में, तो जब क्षैतिज संचलन के कारण किसी वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों दिशाओं से समान संपीड़नात्मक बल क्रियाशील होता है, तब उसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुक करके एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। ऐसे वलन को समोन्नत वलन के नाम से जाना जाता है। इनकी दिशा का क्षैतिज होना अनिवार्य नहीं है। ये वलन ऐसा होता है कि दोनों तरफ से ऐसा बल लगता है, ये संपीड़नात्मक बल जो लग रहा है दोनों तरफ से वो इस प्रकार से लगता है कि ये दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती हैं और एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। यानी कि इसी प्रकार एक दूसरे के समानांतर ये चलती रहती हैं। ये समोन्नत वलन, मैंने गलती कर दी कि मैंने पिक्चर्स नहीं ऐड की, वरना आपको बहुत अच्छे से समझ पाया होता। ये तो थे आज वलन और वलन के प्रकार। आने वाली क्लासेस में आपको ज्वालामुखी, भूकंप और भ्रंश ये सब के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तो आपके सिलेबस में भी है। साथ ही साथ ये वलन, भ्रंश, अंतर्जात बल, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आने वाले हर एग्ज़ाम में इससे छोटे या बड़े कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के साथ।